एक बेटा अपनी पत्नी के साथ ससुराल में जाता है जहां पर उसकी सास रहा करती है। वहां पर जाने के बाद वह अपने पिता के पास फोन करता है और उसको फौरन से कुछ जरूरी काम कहकर उस घर में बुला लेता है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ अपनी सास के पास गया हुआ था। और थोड़ी देर में उसका पिता भी वहां पर आ जाता है और आने के बाद पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ और तुमने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो उसके बाद बेटा थोड़ी देर तक अपने पिता की तरफ देखने लगता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि पिताजी, मैं आपकी शादी कराना चाहता हूं और इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। अब इस बात को सुनकर उसका पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वहीं पर उसकी सास भी हैरान हो जाती है। वह पूछने लगता है कि बेटा तुम किससे शादी कराना चाहते हो। तो इसके बाद जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि जो मेरी सास है ना, मैं आपकी उनसे शादी कराना चाहता हूं। इस बात को सुनकर पिता और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहां पर बेटा और बहू दोनों के दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कौन था वह बेटा और किस वजह से वह अपनी सास की शादी अपने पिता से कराना चाहता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक महिला रहा करती है जिसका नाम है अर्चना। अर्चना जो कि एक प्राइवेट स्कूल में जॉब किया करती है जो कि पास ही के शहर में है और वहां पर जाकर वह बच्चों को पढ़ाया करती है। अर्चना के घर में उसकी एक बेटी है जिसका नाम मीना है और मीना जो कि जवान हो गई है, शादी के योग्य और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। मीना कोचिंग किया करती है और वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इसी वजह से जो मीना है वो अपनी मां के जाने के बाद घर का छोटा मोटा काम देखा करती है और धीरे धीरे अच्छी तरह से उनके समय व्यतीत हो रहे थे। मां की उम्र 42 साल हो गई थी लेकिन देखने में कहीं से भी वो 42 साल की नहीं लगती थी। दरअसल वह जब बच्चों को पढ़ाया करती है तो अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन किया करती है, तो देखने में वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद एक दिन जब मीना सुबह सुबह उठकर किचन में जाकर नाश्ता करने लगती है, क्योंकि उसकी मां जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर जाया करती और बेटी बाद में उठकर नाश्ता किया करती, तो वहां पर उसे एक लंच बॉक्स दिखाई देता है जो लंच बॉक्स उसकी मां खुद अपने लिए ले जाया करती थी, लेकिन आज मां उस लंच बॉक्स को भूल गई थी। अब इस बात को देखकर मीना को लगने लगता है कि मां अगर लंच बॉक्स नहीं लेकर गई है तो आज भूखी रहेगी और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से जो मीना होती है वह अपने घर से अपनी स्कूटी उठाती है और उस लंच बॉक्स को अपने साथ लेकर सीधा अपनी मां के स्कूल में पहुंच जाती है। मीना जैसे स्कूल में एंटर करती है तो सभी लोग जो टीचर होते हैं वह भी उसकी तरफ देख रहे थे, यहां तक कि जो स्टूडेंट होते हैं वह भी मीना की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वहां पर उस स्कूल के अंदर आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं आई थी। इसके बाद मीना बढ़ते हुए सीधा उस जगह पर जाती है जहां पर उसकी मां बच्चों को पढ़ा रही थी और वहां जाकर जैसे ही मां अपनी बेटी को देखती है तो पूछने लगती है कि बेटी तू यहां पर क्यों आई है, क्या तुम्हें कोई पैसों की जरूरत है। लेकिन तभी उसकी बेटी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि नहीं मां, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, दरअसल वो आज आप अपना लंच बॉक्स वहीं पर भूल आई थी और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपका लंच बॉक्स पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अगर आपके पास लंच नहीं होगा तो आप भूखी रह जाओगी। इस बात को कहकर मीना अपने थैले से लंच का डब्बा निकालती है और अपनी मां के सामने बढ़ा देती है। मां भी लंच के डब्बे को देखकर हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि बेटी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक दिन भूखी रह लेती तो क्या होता। इस बात को सुनकर मीना कहने लगती है कि क्यों मां, भूखी क्यों रह लेती, आपने मेहनत से पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया है, पिता के ना होने के बावजूद भी आपने मेरे लिए किसी भी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप भूखी भला कैसे रह लेती। इसके बाद अर्चना मीना से कहने लगती है कि ठीक है बेटी, ये लंच बॉक्स मैंने ले लिया है, अब तो अपनी कोचिंग के लिए चली जा और पढ़ाई लिखाई पर गौर दे, तेरा भी टेस्ट आने वाला है। ऐसा कहकर मां अपनी बेटी को वहां से भेज देती है। लेकिन इस स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं जिनका नाम होता है मान सिंह, और मान सिंह की नजर फिलहाल अर्चना की बेटी पर पड़ गई थी और जैसे ही यहां पर अर्चना का पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद मान सिंह अर्चना को अपने कैबिन में बुलाता है। इसके बाद अर्चना मान सिंह के कहे अनुसार कैबिन में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद जो मान सिंह होता है वो पहले तो उसे बैठने के लिए कहता है और बैठने के बाद उससे पूछने लगता है कि ये लड़की कौन थी, क्या तुम्हारी बेटी थी। तो इसके बाद जो अर्चना होती है वो कहती है कि हाँ सर, ये मेरी ही बेटी थी और मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही है, कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट आना है और टेस्ट को क्लियर करके हो सकता है उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। इस बात को सुनकर जो मान सिंह होता है वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है और बेटी देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद अर्चना कहने लगती है कि हाँ सर, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो उसके बाद मान सिंह कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद अर्चना कहने लगती है बताइए सर, आपको क्या कहना है। तो मान सिंह कहता है कि देखो, मेरा एक बेटा है और तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी बेटी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए तो कैसा होगा,
मेरा बेटा पुलिस विभाग में काम किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है, देखने में भी काफी ठीक ठाक है और इन दोनों की जोड़ी बड़ी ही अच्छी रहेगी। अब इस बात को सुनकर जो मीना की मां अर्चना होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कह देती है कि सर, मैं अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से कराना चाहती हूं और मैं एक बार उससे पूछ लेती हूं, अगर वो हामी भरेगी तो मैं शादी के लिए आपको बता दूंगी, वरना अगर वो मना करेगी तो फिर बेशक से मेरी तरफ से मना ही है। इस बात को सुनकर मानसिंह भी कोई ज्यादा फोर्स नहीं करता और कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, पहले अपनी बेटी से पूछ लो और उसके बाद तुम मुझे बता देना कल। इसके बाद जो अर्चना होती है वहां से वापस चली जाती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है और बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उसकी छुट्टी होती है तो वह अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह अपने घर के कामकाज में लगी हुई थी और धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है जब उसकी बेटी कोचिंग से वापस लौटने वाली थी। उस समय वह टीवी के सामने बैठी हुई थी और अपनी बेटी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में बेटी स्कूटी को लेकर घर पर लौटती है और इसके बाद जैसे अर्चना अपनी बेटी को आते हुए देखती है तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और कहती है कि सुनाओ बेटी, कैसा रहा आज का दिन। तो उसके बाद बेटी रोज की तरह जवाब देती है कि माँ, बहुत अच्छा रहा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद जो अर्चना होती है वह अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और वहीं पर उसके साथ बैठ जाती है। बेटी जब थोड़ी देर में उस खाने को खा लेती है तो उसके बाद जो अर्चना होती है वह धीरे धीरे बातें चालू करती है और कहने लगती है कि बेटी, मेरे ख्याल से अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा जवान हो गई हो। तो इसके बाद बेटी कहने लगती है कि माँ, आपने ही तो कहा था कि जब मैं नौकरी लग जाऊंगी तो उसके बाद ही आप मेरी शादी करोगे, फिर ऐसी क्या जल्दी हो गई। तो उसके बाद जो अर्चना होती है वह बताने लगती है कि बेटी, इस तरह से जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वह अपने बेटे से तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे, जब तुम स्कूल में गई थी तो उन्होंने तुम्हें देख लिया था। इस बात को सुनकर जो अर्चना की बेटी मीना होती है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और उसके बाद अर्चना कहने लगती है कि अगर तू हाँ बोलेगी तो ही मैं शादी की बात करूंगी, वरना मैं बेशक से शादी की बात नहीं करूंगी। तो उसके बाद मीना थोड़ी देर तक सोचते हुए कहने लगती है कि माँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बार लड़के को देखना तो जरूरी था। अगर लड़के को आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद है तो मैं बेशक से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनसे बात कर लेना कि मेरी पढ़ाई लिखाई को बंद ना कराएं, मेरी पढ़ाई लिखाई को इसी तरह से चलने दे। इसके बाद अर्चना कहने लगती है कि बेटी, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और मुझे पहले लड़के को देखना चाहिए। इसी वजह से जो अर्चना होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं कल जाकर प्रिंसिपल सर से बात करूंगी और दोनों परिवारों की एक मीटिंग तय कराती हूं। ऐसा कहकर जो अर्चना होती है वो सोने के लिए चली जाती है। इधर जो उसकी बेटी मीना होती है वह भी आराम करने के लिए चली जाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जो अर्चना होती है अपने डेली रूटीन के थ्रू ही दोबारा से स्कूल चली जाती है और वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगती है। जब लंच टाइम होता है तो उसी समय में वो प्रिंसिपल साहब यानी कि जो मानसिंह जी होते हैं उनसे इस बारे में बात करती है कि मेरी बेटी ये कह रही थी कि लड़के को देखना जरूरी है, हम दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा और अगर मैं भी उस लड़के को देख लेती तो भी बात बन जाती। इसके बाद जो मानसिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छे विचार हैं और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। तो ऐसा करते हैं कि कल तो शनिवार है और परसों एतवार रहेगा, स्कूल की भी छुट्टी रहेगी, तो एतवार के दिन हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। या तो आप अपनी बेटी को लेकर हमारे घर पर आ जाओ या फिर मैं अपने बच्चे को लेकर आपके घर पर आ जाता हूं और वहीं पर दोनों बच्चे भी एक दूसरे से बात कर लेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लेंगे। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वह भी तैयार हो जाती है और इसके बाद ये बातें फिक्स हो जाती हैं। इसके बाद अर्चना अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और जैसे ही शाम के समय वो वापस लौटती है तो उसके बाद ये सारी बातें अपनी बेटी मीना को बता देती है और कहती है कि बेटी, अगर लड़का अच्छा लगे तो ही हमें भरना, वरना बेशक से मना कर देना, क्योंकि मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया है। उसके बाद धीरे धीरे संडे का दिन आ जाता है और बातें तय हो गई थी कि वो लोग अर्चना के घर आएंगे उसकी बेटी को देखने के लिए और वहीं पर बात पक्की हो जाएगी। जैसे संडे को 10 बजते हैं दिन के तो उसी समय मीना और अर्चना के घर पर एक दस्तक होती है और इसके बाद जो मीना होती है वह जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर मानसिंह जी खड़े हुए थे जो कि प्रिंसिपल थे और साथ में उनका बेटा खड़ा हुआ था जिसका नाम विनोद था। विनोद भी देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और ऊपर से वो अच्छी खासी सरकारी नौकरी में लगा हुआ था। इसके बाद जो मीना होती है अच्छे से उनका वेलकम करती है और उन्हें घर के अंदर ले आती है। माँ बेटी ने उनके लिए ढेर सारे पकवान बना रखे थे और इसके बाद उन सभी के सामने पकवान रख दिए जाते हैं। जब वो सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे तो उसके बाद यहाँ पर अर्चना और मानसिंह जी उन बच्चों से कहने लगते हैं कि बच्चों, तुम जाओ, बेशक से एक दूसरे से बात कर लो और बातें करके थोड़ी देर में हमें बता देना कि क्या इरादा है तुम्हारा, क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो या नहीं हो। इसके बाद मीना और विनोद दोनों के दोनों ऊपर चले जाते हैं और एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं और जब उनको बात करते हुए लगभग 15 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद मानसिंह जी अपने बेटे को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा आजा, अपना फैसला सुना दे, उसके बाद हम आगे की बातों को भी निपटा लेते हैं। इसके बाद जो विनोद होता है वह नीचे आता है, साथ में मीना भी आ गई थी और आने के बाद जब मानसिंह जी विनोद से पूछते हैं कि बेटा क्या इरादा है तो उसके बाद वह हाँ में सर हिलाता है। इधर जो
अर्चना जी होती हैं वह अपनी बेटी मीना से पूछती हैं तो वह भी शर्माते हुए हाँ में सर हिलाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। यानी कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद आ गए थे और इसके बाद अब जो माता पिता होते हैं वो मिलकर शादी की बातें तय कर लेते हैं। यहाँ पर जो मानसिंह जी होते हैं वो दहेज के सख्त खिलाफ थे और यहाँ पर अर्चना जी के पास देने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी से पहले अर्चना जी ने कह दिया था कि बेटी आगे पढ़ना लिखना चाहती है, तो इस बात से मानसिंह जी और उनके बेटे को कोई भी आपत्ति नहीं होती है और यहाँ पर एक निश्चित मुहूर्त निकाल के उन दोनों की शादी की तारीख रख दी जाती है। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दोनों की शादी होनी थी और उस दिन धूमधाम से रीति रिवाजी के साथ अर्चना की बेटी मीना और मानसिंह के बेटे विनोद दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो अर्चना की बेटी नीना होती है वह सीधा विनोद के घर दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। मानसिंह का बेटा विनोद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया था शादी का बोलकर और यहाँ पर वो अच्छी तरह से उस घर के अंदर रहते हैं। मीना भी अपने ससुर जी का अच्छे से ख्याल रखा करती है और परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत करता है। लगभग 2 महीने की उसने छुट्टी ली थी और जैसे छुट्टियां कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद जो विनोद होता है वह वापस से अपनी छुट्टी के लिए सामान की पैकिंग करने लगता है। और यह बात जब मानसिंह को दिखाई देती है तो वह अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम जा रहे हो? तो उसके बाद बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, छुट्टियां कंप्लीट हो गई हैं और मुझे ड्यूटी के लिए जाना होगा। मैं यहाँ पर मीना को छोड़कर जा रहा हूँ, वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी मानसिंह जी थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि बेटा विनोद, मैं तो एक बात सोच रहा था। तो उसके बाद विनोद कहता है कि हाँ पिताजी बताइए, आप क्या सोच रहे थे? तो वो कहता है कि क्यों ना बहू को तू अपने साथ ही ले जा, क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और इस तरह से एक दूसरे से अलग रहना अच्छा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब जिंदगी साथ छोड़ दे। जिस तरह से तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो तुम लोगों को ये दिन बड़ी ही बुरी तरह से याद आएंगे कि उस टाइम पर तुम एक दूसरे से अलग रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। यहां पर अगर बहू रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। जमाने का तुम्हें पता है कि कितना खराब है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का लांछन हमारे परिवार के ऊपर लगे। अब यह बात विनोद को भी अच्छी लगती है और इसके बाद वह सर नीचे की तरफ करके हामी भर लेता है। इधर वह जाकर जैसे ही ये बात मीना को बताता है तो मीना भी एकदम से खुश हो जाती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर विनोद की ड्यूटी है और वहां पर उसे क्वार्टर भी मिला हुआ है। वहां पर रहकर विनोद काम करने लगता है और धीरे धीरे लगभग 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। लेकिन जैसे अब 6-7 महीने बीतते हैं तो अब अचानक से जो मीना होती है, जब भी वह अपनी मां के पास फोन किया करती है तो उसका फोन ज्यादातर बिजी रहा करता है। स्कूल टाइम में तो उसका फोन लग जाया करता, लेकिन उस टाइम पर मीना फोन नहीं किया करती है और जब स्कूल टाइम के बाद वह फोन किया करती है तो उसका फोन काफी ज्यादा बिजी हुआ करता है। जब कई बार फोन लगाती है तो एक बार फोन लगता है और जब मां से वह फोन के बारे में पूछती है कि मां क्या हुआ, किस तरह से फोन पर बात नहीं हो रही और तुम्हारा फोन बिजी कहां रहा करता है, तो मां बहाना बना देती है कि बेटी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस फोन में कुछ हो गया है, इसी वजह से कई बार में फोन लगता है। अब बेटी को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद वह अपनी मां से बात करने लगती है। लेकिन वहीं पर जो विनोद होता है उसके पिता के साथ भी यही बात थी कि जब वह स्कूल में रहा करते तो फोन आराम से लग जाया करता, लेकिन जब उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाया करती तो उसके बाद उसका फोन नहीं लगा करता है। अब इस बात का जिक्र एक दिन विनोद अपने पिता से कर देता है और उसका पिता भी यही कह देता है कि बेटा हो सकता है यहाँ गांव में अच्छे नेटवर्क नहीं होंगे और इसी वजह से जब मैं स्कूल जाया करता हूं तो वहां पर नेटवर्क अच्छे होते होंगे। यह बात कहकर वह भी अपने बेटे को चुप करा देता है और इसके बाद जो विनोद होता है वह अपने पिता मानसिंह का अच्छे से हाल चाल लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो विनोद की पत्नी होती है वह विनोद से इसी बात को दोहराती है कि माँ का फोन जब घर पे रहा करती है लगा नहीं करता है और बिजी बताया करता है। तो इसके बाद विनोद कहता है कि हो सकता है मेरे पिता का फोन भी नहीं लगा करता है तो तुम्हारी माँ के फोन में भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अच्छे से नेटवर्क नहीं आया करते। तो मीना कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब ऐसा क्या हो गया। तो विनोद कहने लगता है कि हो सकता है 4G से 5G में ट्रांसफर हो रहा है तो इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही होगी। इस बात को सुनकर दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे लगभग 1 महीना और बीत जाता है। लेकिन 1 महीने तक ये प्रॉब्लम लगातार चलती रहती है और अब तक जो 5G होता है वो अच्छी तरह से अप्लाई भी हो गया था और इसी वजह से अब दोनों को अपने माता पिता पर शक होने लगता है। इसी शक के चलते वो आपस में बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं माँ किसी और से बात किया करती हो। इधर जो विनोद होता है वह भी कहने लगता है कि मुझे भी यही शक हो रहा है कि पिताजी किसी और से बात किया करते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से वो हमारी इज्जत को नीलाम कर दे। इसी वजह से विनोद फैसला करता है कि वह यहाँ से छुट्टी लेकर वापस घर पर जाएगा और पहले अपने पिता के बारे में तहकीकात करेगा और उसके बाद जो मीना की माँ होती है उसके बारे में तहकीकात करेगा। यही सोचकर विनोद अपने काम से छुट्टी ले लेता है और मीना को वहीं पर छोड़कर वापस से सीधा अपने घर चला जाता है ट्रेन पकड़कर और वहां पर जाकर अपने पिता को सरप्राइज देता है। पिता जब विनोद वहां पर आता है तो पिता फोन पर लगा हुआ था और इसके बाद जब बेटे को आता हुआ देखता है तो वह फोन काट देता है। पूछने लगता है कि बेटा
ऐसे अचानक आप कैसे आ गए? तो उसके बाद कहता है कि पिताजी आपको देखने का मन हुआ तो मैं आ गया। क्या हाल चाल है आपके? अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा है? तो उसके बाद पिता कहता है कि हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से फिट हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, अपना काम आराम से कर लिया करता हूं। और तू ये बता कि तू क्या खाएगा, बता, जो तू कहेगा वही तेरे लिए खाने के लिए लेकर आता हूं। इसके बाद जो बेटा होता है उससे कहने लगता है कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अगर एक कप चाय बना दें तो ही अच्छा होगा। इसके बाद जो पिता होता है वह किचन में चला जाता है अपने फोन को वहीं पर रखकर, और तभी जो बेटा विनोद होता है वह उसके फोन को खोलकर देखने लगता है। उस फोन के अंदर ज्यादातर जो नंबर पर बात की गई थी वह किसी और का नहीं, उसकी सास का फोन था। और इस बात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी कभार बात कर लिया करते होंगे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। इस बात को सोचकर जब उसका पिता चाय बनाकर ले आता है तो वह अपने पिता से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप चाय पीकर वहां से विदा लेता है और कहता है कि पिताजी मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, आपसे मुलाकात हो गई, इतना ही काफी है और अब मैं वापस जा रहा हूं। ऐसा कहकर जो बेटा होता है वहां से सीधा अपनी सास के घर पहुंच जाता है। और जैसे उसकी सास उसे वहां पर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि बेटा तुम अचानक कैसे? तो वो कहने लगता है कि पिताजी से मिलने के लिए आया था तो सोचा आपका हालचाल भी लेता चलूं, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो इसके बाद सास भी उसका अच्छे से वेलकम करती है, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और यहाँ पर जो विनोद होता है अच्छी तरह से उन पकवानों को खा रहा था, लेकिन उसकी नजर उसकी सास के फोन पर थी और वह देखना चाहता था कि उसकी सास भी उसके पिता से बात किया करती है या नहीं। तभी अचानक से जब वह पकवान खा रहा था तो एकदम से खांसने लगता है, और जब वह खांसता है तो उसी दौरान जो उसकी सास होती है फोन को टेबल पर रखती है और वहां से पानी लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद वह पानी लाकर दे देती है। यहाँ पर जो विनोद होता है वह पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद अपनी सास से बात करने लगता है। बातों के दौरान जो सास होती है वह फोन को वहीं पर रखा भूल जाती है और इसके बाद अंदर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही उसकी सास काम करने के लिए कहीं गई थी तो इसके बाद वह अपनी सास का भी फोन चेक करने लगता है, लेकिन उसकी सास के फोन पर पासवर्ड था और इसी वजह से वह इस बात को दोनों तरफ से श्योर नहीं कर पाता है। लेकिन उसके पास उसकी सास का नंबर भी है और साथ में उसके पता का नंबर भी है, तो वह पुलिस में लगा हुआ है, तो आसानी से वो इस बात की जांच कर सकता है कि क्या कारण है, क्या माता पिता एक दूसरे से बात किया करते हैं या फिर ये मेरा वहम है। ऐसा सोचकर वह चुपचाप रह जाता है और इसके बाद अपनी सास से भी विदा लेता है। तकरीबन रात के 7 बज चुके थे। 7 बजे वह अपनी सास के घर से निकलता है और कहता है कि माँ जी मेरी ट्रेन है और मुझे जाना होगा। सास उससे रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन वो रुकने से मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी वहां पर अकेली है। इसके बाद जैसे वो इस घर से बाहर निकलता है तो अचानक से उसी गांव का एक 16 साल का लड़का आता है और आने के बाद उनसे कहने लगता है कि भैया आप मीना दीदी के पति हो ना? तो उसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ मैं मीना का पति हूं, बताओ क्या बात हुई। तो उसके बाद वह लड़का उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ पर उस लड़के ने बताया था कि मीना दीदी की माँ के पास हफ्ते में 2 से 3 दिन एक व्यक्ति आया करता है एक स्कूटी पर बैठकर। वो अपना चेहरा तो पूरी तरह से कवर कर लेता है, लेकिन उसकी स्कूटी का नंबर मेरे पास है। तो इसके बाद वो पूछने लगता है कि कौन सा नंबर है, बताओ मुझे भी। तो वहां पर जो वह लड़का नंबर बताता है वह किसी और का नहीं, उसके पिता की स्कूटी का था। और इससे वह पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि जो कुछ भी चल रहा है माता और पिता दोनों के बीच में चल रहा है। इसके बाद वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात को मैं देख लूंगा, लेकिन तुम इस बात को किसी और को मत बताना। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है और यहां पर जो विनोद होता है वह वापस से अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद ये पूरी बात वह अपनी पत्नी मीना को बताता है और इसके बाद दोनों इस बात पर गहन सोच विचार करते हैं। उन दोनों को अपने अपने माता पिता के बारे में पता है कि वो लोग कितनी मुसीबतों से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा खालीपन है। इस खालीपन को बांटने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचकर जो विनोद होता है वह इस बात को फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना लोग तरह तरह से बातें बनाएंगे। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन तक दोनों पति पत्नी ने एक बात डिसाइड कर ली थी और इसके बाद दोनों पति पत्नी अचानक से मीना की मां के घर पहुंच जाते हैं। यहां पर अपनी बेटी और उसके पति को देखती है तो इनका अच्छे से वेलकम करती है और कहती है कि बेटा अचानक से कैसे, क्या हुआ? तो विनोद कहने लगता है कि सासू मां कुछ जरूरी काम है तो इसी वजह से हम लोग यहां पर आए थे, आप अपनी बेटी से बातें करो, तब तक मैं थोड़ा सा काम करके आता हूं और आप लोग आराम से एंजॉय करो। ऐसा कहकर विनोद घर से निकल जाता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस लौटता है। वापस लौटते लौटते उसको शाम हो गई थी और जैसी शाम होती है तो विनोद अपना फोन निकालता है और फोन निकाल
निकालकर अपने पिता को अर्जेंट में यहां पर बुलाता है जहां पर वो दोनों पति पत्नी है। इसके बाद पिता जैसे ही सुनता है कि बेटा अर्जेंट में बुला रहा है तो वो फौरन से अपनी स्कूटी लेता है और स्कूटी लेकर सीधा वहां पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा ऐसी क्या अर्जेंट काम रहा था जिस वजह से तुमने मुझे यहां पर बुलाया है। तो उसके बाद बेटा मुस्कुराते हुए पिता की तरफ देखता है और कहता है कि पिताजी मुझे आपकी शादी करानी है। अब इस बात को सुनकर पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि शादी करानी है, तुम पागल तो नहीं हो गए, बुढ़ापे में भला मुझसे कौन शादी करेगा। तभी जो बेटा विनोद होता है वो कहने लगता है कि आपसे मैं अपनी सासू मां की शादी कराना चाहता हूं और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात किया करते हो और आप इनसे मिलने के लिए भी आया करते हो। यह बात सुनकर दोनों माता पिता के सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और वह काफी ज्यादा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। लेकिन तभी जो मीनू होती है वह अपनी मां को संभालती है और यहां पर जो विनोद होता है वह अपने पिता को संभालता है। दोनों बच्चे अपने माता पिता से कहने लगते हैं कि हमें पता है कि आपने जिंदगी में कितना कुछ सहा है और यह जिंदगी आपकी है ना कि किसी और की। आपको भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना कि इस संसार के किसी भी व्यक्ति को है और हम चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। लेकिन तभी जो विनोद के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा शादी तो तू करा देगा लेकिन समाज में थूथू हो जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तभी जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपकी खुशी चाहता हूं। अगर आप इस चीज में खुश हो तो मैं आपकी शादी जरूर से करवाऊंगा और समाज की आप टेंशन मत लो, समाज तो हर अच्छी से अच्छी चीज में बुराई ढूंढ लेता है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। मैंने सरपंच साहब को बुलाया है और थोड़ी देर में सरपंच साहब आते ही होंगे। इतनी देर में वहां पर सरपंच साहब भी आ जाते हैं और यहां पर जो विनोद होता है वह सरपंच साहब को पूरी बात बता देता है और इसके बाद जो सरपंच साहब होते हैं वह उनकी शादी की अनुमति दे देते हैं। दोनों के अलग अलग गांव थे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है और यहां पर विनोद और मीना मिलकर अपने माता पिता की एक दूसरे से शादी करा देते हैं और उनसे कह देते हैं कि अगर आपको इधर उधर से ऐसी वैसी बातें सुनने को मिले तो आप भले यहां से छोड़कर किसी शहर में बस जाना, क्योंकि वहां पर कोई भी किसी पर गौर नहीं दिया करता है। लेकिन यहां पर इस बात का विपरीत ही होता है। यहां पर विनोद के फैसले की लोग तारीफ करने लगते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो जो बुढ़ापे में अपने पिता की खुशी का ख्याल रखा और इसी तरह से मीना की भी तारीफ की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।